एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं इनपुट स्टिमुलेटर के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी पैदा करता है और बच्चे सबसे ज़्यादा इसी टॉपिक को सर्च करते हैं अपने यूट्यूब के सर्च लिस्ट पर। और इसीलिए आज हमने सोचा कि चलो इसी टॉपिक पर आज वीडियो बनाया जाए, ताकि बच्चों में अगर कुछ भी कन्फ्यूज़न है जो कि हमारे फैमिली के मेंबर है, यानी कि जावा 5 स्टडी के मेंबर हैं, तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। हर एक बात इंपॉर्टेंट, अगर आप इस चैनल पे नए हो, आप नए इस वीडियो को देख रहे हो, तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले और भी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सबको ही को पता होगा, आपको पता होगा कि जो इनपुट स्टिमुलेटर है ये बेसिकली एक क्लास है। क्या है? एक क्लास है। किस पैकेज के अंदर में प्रेजेंट है? मैं आपको बता दूं एक बात, फ्रैंकली स्पीकिंग गाइस, कि जावा में प्रेजेंट जितने भी बिल्ट इन क्लास हैं, यानी कि प्री डिफाइंड क्लासेस हैं, जो कि पहले से डेवलप, पहले से बिल्ट किए हुए हैं, उन सारे क्लासेस का एक पर्टिकुलर पैकेज होता है ना। बिल्कुल जैसे ही आपके मोबाइल फोन में जो फोल्डर क्रिएट करते हो आप, उसके बाद उसमें कोई फाइल्स को स्टोर करते हो, लाइक सेम जो फोल्डर आपके मोबाइल का है वो मान लो जावा का पैकेज है। और उस फोल्डर के अंदर जैसे आप कुछ फाइल्स MP3 कुछ फाइल है, कुछ इमेज का फाइल है, आप स्टोर करते हो, इन द सेम वे जो पैकेज होते हैं ना गाइस, उसके अंदर में हम डिफरेंट क्लासेस को स्टोर करते हैं, और उन क्लास के अंदर में बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस प्रेजेंट रहते हैं। यानी कि हमारे पास, यानी कि हमारे जावा के पास बहुत सारे पैकेजेस हैं, और हर पैकेज के अंदर में अलग अलग कई तरह के क्लासेस प्रेजेंट हैं। जैसे अगर आपको मैं बता दूं कि एक एग्जांपल के तौर पर, तो जावा में एक पैकेज है जो काफी पॉपुलर पैकेज है, जिसे हम लोग कहते हैं आईओ पैकेज। राइट, आपने कभी नाम तो सुना ही होगा इसका जरूर। इसके अलावा भी एक और पैकेज होता है जिसे हम लोग कहते हैं यूटिल पैकेज। इसके अलावा और भी एक पैकेज होता है जिसे हम लोग कहते हैं लैंग पैकेज। इसके अलावा भी और बहुत सारे पैकेजेस प्रेजेंट हैं हमारे इस जावा के पास। यानी अगर देखा जाए तो जावा में कई तरह के पैकेजेस प्रेजेंट हैं। ऑलराइट, और सारे पैकेज के अंदर में कोई ना कोई क्लास जरूर प्रेजेंट रहता है। जैसे कि ये आयो नाम का जो पैकेज है, इसके अंदर में कई सारे क्लासेस प्रेजेंट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या हमें सारे क्लास का रिक्वायरमेंट होता है? कतई नहीं, हमें सारे क्लासेस का रिक्वायरमेंट फिलहाल तो नहीं होता है। राइट, तो उन गिनी चुनी क्लासेस में से अगर हम बात करें कि आयो नाम का पैकेज के अंदर में कौन कौन से क्लासेस हैं जो हम लोग यूज करने वाले हैं, तो सर इसके अंदर में बेसिकली दो क्लास है, मतलब दो क्लास हम पढ़ने वाले हैं। पहला क्लास का नाम है इनपुट, राइट, स्ट्रीम, राइट, रीडर। क्या नाम है? रिपीट मेरे साथ रिपीट करो। इनपुट, स्ट्रीम, रीडर, ये कंप्लीट एक क्लास है। इन द सेम वे एक और क्लास इसके अंदर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड बफर्ड रीडर। राइट, बफर्ड रीडर, ये दोनों ही क्लासेस होते हैं इसके, इस आयो नाम के पैकेज के पास। वैसे ही स्कैनर एक क्लास है जो कि यूटिल पैकेज के पास होता है। सिस्टम डॉट जो आउट डॉट हम लोग लिखते हैं, तो वहां सिस्टम जो है वो भी एक क्लास है जो कि लैंग नाम के पैकेज का क्लास है। स्ट्रिंग एक क्लास है जो कि बेसिकली लैंग नाम के पैकेज का क्लास है। तो ऐसे ही हर एक क्लास के पास, मतलब हर एक पैकेज के पास अपने अपने डिफरेंट क्लासेस होते हैं। मैंने कह दिया ये बात, बहुत सही है, बहुत सही सर। अब हमको क्या पढ़ना है आज के इस टॉपिक में? हमें क्या इसको पढ़ना है? नहीं, हमें इन दोनों को नहीं पढ़ना। हमें पढ़ना है आयो नाम के पैकेज के पास जो क्लास है, इनपुट, स्ट्रीम, रीडर, बफर रीडर, इनके बारे में। अब मैं शुरू में आपको बताया था एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, कि हर एक क्लास के अंदर में रहता है एक या एक से ज्यादा या फिर कई सारे फंक्शन। तो इस इनपुट स्टिमुलेटर के पास भी कोई फंक्शन होगा। तो अब दी हो गया इसके खानदान के बारे में जान गए। अब हम बात करते हैं कि सर ये होता क्या है, इसका काम क्या है। तो सर इन दोनों के मदद से आप किसी भी तरह के डेटा को यूजर के थ्रू रन टाइम में एक्सेप्ट कर सकते हो। मैंने क्या कहा? मैंने कहा आप किसी भी डेटा को रन टाइम में यूजर के पास से ले सकते हो। मतलब क्या है इसका?
आपने कभी सीखा होगा जब आप एकदम से बिगिनर थे तो आपको सर ने सिखाया होगा या हमारे चैनल पर वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि वेरिएबल लिखते थे इंटीजर a और इसके अंदर में वैल्यू को डालते थे इक्वल टू 10। इसको बोलते हैं कि डायरेक्ट इनिशियलाइज करना वेरिएबल को। डायरेक्टली हमने 10 को इनिशियलाइज कर दिया है a के अंदर में, मतलब कि इसे हमने सेट कर दिया a का वैल्यू 10। अगर आप चाहो या फिर कोई दूसरा यूजर चाहे कि a का वैल्यू को 20 लेना, तब वो ये कर नहीं पाता है। इसी चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए ही, इसी चीज को आसान करने के लिए ही इनपुट स्टिमुलर बफर रीडर का इस्तेमाल किया जाता है। खैर, ये तो बहुत अच्छी बात है सर, मतलब कि अब हम लोग चाहें तो a का वैल्यू रन टाइम में चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर राम ने मान लो a का वैल्यू 20 डाला रन टाइम पर, तो श्याम उस a के वैल्यू को अगले बार में 30 डाल सकता है। बिल्कुल सर, सही बात है, ऐसे ही होता है। लेकिन ये सारे काम होते कैसे हैं, तो मैं इसे समझाता हूं आपको। देखो, इसके लिए इस दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, काफी अच्छे से मैं समझा रहा हूं, देख लो। इसके पहले कि मैं इन दोनों का इस्तेमाल करूं, तो इन दोनों के पास जो अलग अलग फंक्शंस हैं, उन फंक्शंस को एक्सेस करने के लिए इन क्लासेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। चूंकि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो यहां पर किसी भी चीज को एक्सेस करने के लिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट होना पड़ेगा। यानी कि इनपुट स्टिमुलेटर का भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो सबसे पहले आपको ऐसा लिखना होगा अपने प्रोग्राम में, इनपुट स्ट्रीम रीडर, राइट, ये होगा क्लास का नाम, स्पेस देकर के ISR, दैट इज द ऑब्जेक्ट नेम, इज इक्वल टू न्यू, अगेन सेम क्लास का नाम, इनपुट स्ट्रीम रीडर, एंड ब्रैकेट में लिखा जाता है सिस्टम डॉट इन। ये कंप्लीट स्टेटमेंट क्या कहता है कि आप यहां पर इनपुट स्टिमुलेटर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो ISR नाम का, ठीक है। और ये सिस्टम डॉट इन क्या करता है कि आपका जो लाइन बाय लाइन आप इंटर करते जाओगे ना, किसको, डेटा को कीबोर्ड की मदद से, उसे एक्सेप्ट करने में ये लाइन आपको मदद करता है। बड़ा अच्छा चीज है सर। आगे देखते हैं, सेकंड आपका जो क्लास है वो है बफर रीडर। तो इसका भी आपके पास एक ऑब्जेक्ट होना जरूरी। बफर रीडर बी से बफर्ड, आर से रीडर, इसीलिए BR लिया है। आप चाहो तो यहां पर कुछ और वेरिएबल्स भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। इज इक्वल टू हो जाएगा न्यू बफर्ड रीडर, और ब्रैकेट में लिखा जाता है इस ऑब्जेक्ट वेरिएबल को, यानी कि ISR को। दैट्स इट। ये दोनों लाइन से क्या हो रहा सर, इन दोनों लाइन में हमने क्या किया कि पहला वाला क्लास इनपुट स्टिमुलेटर का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ISR नाम का, वैसे ही बफर रीडर क्लास का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया BR नाम का। अब मैं इन वेरिएबल्स के मदद से इन दोनों क्लासेस के जो फंक्शंस है उसे मैं एक्सेस कर सकता हूं। कैसे एक्सेस करेंगे मैं आपको दिखाता हूं। एक फंक्शन है इनके पास, जैसे कि एक फंक्शन का नाम है रीड लाइन, ठीक है। एक फंक्शन आपके पास जो कि आप पढ़ोगे अभी कुछ देर में, रीड लाइन। ये रीड लाइन फंक्शन को अगर एक्सेस करना है तो डेफिनेटली आपको इस BR नाम के ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि ये फंक्शन जो है ये बफर रीडर के अंदर रहता है। बफर रीडर जो है वो इस रीड लाइन नाम के फंक्शन का क्लास है, यानी इसके अंदर में ये वाला फंक्शन प्रेजेंट है। और इसका काम क्या होता है, लाइन बाय लाइन जो डेटा आप एंटर करते हो उसे एक्सेप्ट करवाता है। तो इसका मतलब हम लोगों को किसी भी तरह के इनपुट स्टिमुलेटर या बफर रीडर क्लास जब भी दिखे तो वहां पर उसका हमें बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट वेरिएबल, राइट। अब हम इस्तेमाल करेंगे इस रीड लाइन नाम का फंक्शन का, जो कि है बफर रीडर के अंदर में प्रेजेंट। तो नॉर्मली क्या होता है कि रीड लाइन का काम, ये जब भी कोई डेटा को एक्सेप्ट करता है फ्रॉम यूजर, तो ये एज अ स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है। बट अगर मान लो किसी इंसान ने एज अ इंटीजर वैल्यू को एंटर किया है, बट अगर उसे जावा एज अ स्ट्रिंग ले लेगा तो फिर मामला हो जाएगा गड़बड़। तो ऐसे स्थिति को हैंडल करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें उस स्ट्रिंग टाइप के डेटा को जो कि एक्सेप्ट किया गया है स्ट्रिंग के टाइप में, उसे कन्वर्ट करना होता है रिस्पेक्टिव डेटा टाइप में। और यह करवाने के लिए हमारे पास एक विशेष तरह का लाइन है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। देखें, सपोज आपके पास है इंटीजर टाइप वेरिएबल a और इसके अंदर आप चाहते हो इंटीजर वैल्यू ही रखना, तो इसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा इंटीजर डॉट पार्स इंट, फिर लिखना होगा आप इंटीजर इज अ रैपर क्लास डॉट पास इंट, आपको लिखना होगा BR डॉट रीड लाइन,
ऑब्वियस सी बात है, रीड लाइन इज अ फंक्शन ऑफ बफर रीडर क्लास। तो आपको बफर रीडर क्लास के ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना होगा इस फंक्शन को एक्सेस करने के लिए। जैसे आप इसको एक्सेस कर लोगे तो आप जो डेटा डालोगे वो एज अ स्ट्रिंग एंटर होगा और फिर आप उसके जबरदस्ती कन्वर्ट कर दोगे इंटीजर में। कन्वर्ट होने के बाद वो डेटा स्टोर हो जाएगा ए नामक वेरिएबल के अंदर में। यही सेम प्रोसेस चलेगा फ्लोट के लिए भी। अगर आपने फ्लोट में डेटा चाहिए और आप लिखे हो फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट br डॉट रीड लाइन, तो सिंपल क्या होगा, br डॉट रीड लाइन आपका डेटा को एज अ स्ट्रिंग लेगा और फिर यहां पर लिखा हुआ फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट आपको कन्वर्ट कर देगा उस स्ट्रिंग डेटा को फ्लोट में, फिर आपके वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। यही सेम प्रोसेस चलते रहता है कंटिन्यूअसली सारे अलग अलग डेटा टाइप के लिए। दैट मीन्स कि ये लाइन जो है ये आपके डेटा को एज अ स्ट्रिंग एंटर करवाता है और आगे में लिखा हुआ जो लाइन होता है ये आपके उस स्ट्रिंग वैल्यू को कन्वर्ट करता है रिस्पेक्टिव डेटा टाइप में। लेकिन क्या हो अगर वेरिएबल हमारा स्ट्रिंग टाइप का ही है तो आपको किसी भी तरह कन्वर्जन की कोई जरूरत नहीं पड़ता है, यानी कि आपको सिंपल लिखना होगा स्ट्रिंग s इज इक्वल टू br डॉट रीड लाइन। इस वक्त आपको किसी भी कन्वर्जन की आवश्यकता नहीं होती है। आप सिंपल जो वैल्यू लेते हो स्ट्रिंग में ही आता है और उसको आप स्टोर कर देते हो s नाम के वेरिएबल में जो कि आपका स्ट्रिंग टाइप का ही है। लेकिन स्ट्रिंग छोड़ के बाकी कोई भी टाइप का वेरिएबल होगा तो उसके लिए हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ता है रिस्पेक्टिव डेटा टाइप में। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंटीजर, पार्स और इनपुट स्ट्रीम रीडर, बफर रीडर क्या है, कैसे काम करता है, हर एक चीज के बारे में एक बेसिक आइडिया आपको हो गया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही है। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन लगे तो आप डेफिनेटली हमें कमेंट करके बताना। मैं अगले वीडियो में आपको उन सबको भी क्लैरिफाई करने का जरूर कोशिश करूंगा। तो आज के बस इतना ही, मिलेंगे आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक टेक केयर, खुश रहें, गुड बाय।